So, hello people, this is your channel CATV, and in this video, we are going to do we are going to study the particular notes. In fact, हमने बहुत सारी जगह बहुत सारे एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरियाज देखे हैं, वो क्राइटेरियाज को समड अप किया गया है इधर। तो ये पर्टिकुलर PDF है जो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं आपको चैनल पे शेयर कर दूंगा। ये जो सारे पर्टिकुलर सेक्शंस है, इस सेक्शन में बहुत सारे लिमिट्स है, ठीक है। हमने लॉ में कितने सारे सेक्शंस देखे, बहुत सारी लिमिट्स है, वो सारी लिमिट्स को इन्होंने कंपाइल करके रखा हुआ है। एंड में सारी कम्युनिटी की समरी वो भी दे के रखी है। समरी ऑफ जैसे कि एनुअल कंप्लायंसेस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में करने पड़ते हैं, एंड प्रायर इंटीमेशन किसी किसी केस में देना पड़ता है। साथ ही साथ कुछ क्वार्टरली कंप्लायंसेस है, ये भी है। ऑडिट कमेटी और LODR का डिफरेंस भी है। एंड देन फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या आता है कि चलो ठीक है, इन्होंने पेनल्टी सीधा बताई, साथ ही साथ इन्होंने अपील्स की टाइम लिमिट भी बताई, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन में बहुत सारी अपील्स की टाइम लिमिट है, उन्होंने उसको भी कंपाइल करके रखा हुआ है। क्यों ना इस शॉर्ट PDF को हम जो है फटाफट क्विकली रिवाइज करते हैं। मैं ये बोलूँगा कि आप जब भी ये लिमिट्स पढ़ो, एक बार ये जैसे कि ये सेक्शन पढ़ रहे हो तो एक बार उसको अपने नोट्स के साथ भी देख लो। जैसे आपने इधर देखा, आप अपने नोट्स में भी देख लो, सो दैट आपका सिंक हो जाए उधर से। एकदम से नई PDF मिलती है तो ऐसा नहीं कि आप नई PDF को ही पढ़ने बैठ जाओ, आपको उसी वक्त आपके नोट्स को भी देखना है कि यार ये इधर दे के रखा है, मेरे नोट्स में इधर दे के रखा है, मैं जहाँ से रेफ़र करता हूँ वो इधर दे के रखा है। तो आपके नोट्स को भी एक बार लुक करो, फिर नोट्स को लुक करोगे और इसको लुक करोगे तो ये PDF फिर आपको फैमिलियर लगने लगेगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर सेक्शन 149। वही पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 300 करोड़ और मोर, जो सब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। अदरवाइज़ पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है उसके लिए तो मैंडेटरी, ठीक है। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 100-300। ये तो चलो आपको पता है कि सारी कंपनीज़ को एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है। अब इसमें रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में और भी लिख लेना था कि रेसिडेंट डायरेक्टर कौन होता है, जो एटलीस्ट 182 डेज़ इंडिया में रह रहा है, ठीक है। तो ये भी इसको लिख लेना था रेसिडेंट डायरेक्टर में। और जिसका अभी अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसका जो है कैलकुलेशन 182 डेज़ का कैलकुलेशन वो प्रोपोर्शनेटली होगा, और ये जो 182 डेज़ है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा। फिर बात आती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड में, राइट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड में और अनलिस्टेड में, राइट। अब लिस्टेड में 1/3 एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, पर अनलिस्टेड में मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और अनलिस्टेड में तो क्राइटेरिया भी है 10-50-100, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर डिपॉजिट लोन्स एक्सीडिंग 50, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर डिपॉजिट लोन एक्सीडिंग 50, और देन टर्नओवर 100 करोड़ और मोर। अभी किन पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये देजा वू पे, मतलब कि डोरमेंट जॉइंट वेंचर होली ओन सब्सिडियरी पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये हमको भी पता है। जैसे लिस्टेड कंपनी में मिनिमम 1/3 होना चाहिए, अनलिस्टेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो 1/3 एंड 2, लिस्टेड में 1/3 इधर 2, ठीक है। तो हमने 10-50-100 की लिमिट पढ़ी, 182 डेज़ करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने ये देखा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में 1/3 होता है, इधर 2 होता है, 10-50-100 की लिमिट हमने देखी। और ये DDL जो साथ में रहता है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर डिपॉजिट लोन, ये DDL ना किसी जगह ये DDL साथ में नहीं भी है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको ध्यान देना है कि DDL कब साथ में कब साथ में नहीं है। फिर आती बात स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आपको अगर अपॉइंट करना है लिस्टेड कंपनी को, तो सबसे पहले स्मॉल शेयर होल्डर से स्पेशल नोटिस आता है। और वो जो स्पेशल नोटिस है, ये वही स्पेशल नोटिस की बात करें कि 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। 1000 मिल जाए जो कम से कम 10% आ जाए, विच एवर इज लोअर, तो जो भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए। अब कायदे से हमको ये भी लिख लेना था कि स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिनकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 या उससे कम रहती है। चलो अब 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी शैल रिटायर, रिटायरिंग की बात कर रहे हैं। जब हम रोटेशनल डायरेक्टर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में रोटेशनल डायरेक्टर देन रिटायरिंग डायरेक्टर ऐसा होता है। तो कैलकुलेटिंग रोटेशनल डायरेक्टर, तो रोटेशनल डायरेक्टर कौन होता है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है उसमें 2/3 रोटेशनल है। रोटेशन मतलब डायरेक्टर जो अपॉइंट होते हैं AGM EGM में, डायरेक्टर जो अपॉइंट हो रहे हैं AGM EGM में, मतलब कि वो जो बोर्ड वाले डायरेक्टर है, एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल, वो तो रोटेशनल डायरेक्टर है ही नहीं। साथ ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो भी नहीं आते। अब देखो क्या लिखा हुआ है, शैल इंक्लूड पहले तो ये बोल रहे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में कितने क्या क्या इंक्लूड रहेंगे, तो उसमें इंक्लूड हो सकते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर,
और इन एडिशनल डायरेक्टर, सी एडिशनल डायरेक्टर इंक्लूड होगा, एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल, तो एडिशनल होगा, नॉमिनी होगा। पर जब नॉट इंक्लूड, ओके, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में ये इंक्लूड नहीं होंगे। कौन कौन? नॉमिनी, अगर उसको, ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट मतलब कि बैंकिंग एक्ट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला एक्ट, तो समझ लो। अगर नॉमिनी को इंक्लूड भी करा है तो इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, वो जो स्पेशल एक्ट वाले हैं वो नहीं आते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम ये जो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में सारे डायरेक्टर आ जाएंगे, तो देखो इंडिपेंडेंट तो नहीं आता, और नॉमिनी डायरेक्टर जो स्पेशल एक्ट में अपॉइंटेड है वो भी नहीं आता है। इनफैक्ट अल्टरनेट डायरेक्टर भी नहीं आता। पर यही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर जो कंपनीज एक्ट से अपॉइंट हुए हैं, इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एक्ट, वो सब आ जाते हैं। ये हो गया रोटेशनल, ये हो गया इनफैक्ट टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। अब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से 2/3 रोटेशनल है, देन रिटायरिंग है। अब कौन से नॉन रोटेशनल है? सिंस स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में नहीं आता। ओके, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में आता है, पर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में आके भी ये नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है। रही बात, हम एडिशनल को भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में लेते हैं, तो एडिशनल को अगर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में ले रहे हो तो ये नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होगा। रही बात अल्टरनेट को भी लेते हैं, पता नहीं क्यों इधर माइनस करके रखा हुआ है, अल्टरनेट को भी लेते हैं और ये फिर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होता है। नॉमिनी को लेते हैं, मतलब कंपनीज एक्ट वाले नॉमिनी को लेते हैं, तो वो भी फिर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में नॉन रोटेशनल डायरेक्टर आएगा, और कैजुअल भी आएगा। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो इधर आना भी नहीं चाहिए, तो इधर थोड़ी सी गड़बड़ है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में ही नहीं आ रहा, तो रोटेशनल नॉन रोटेशनल की तो बात ही छोड़ दो। और हाँ, अल्टरनेट डायरेक्टर तब इंक्लूड नहीं करते जब ओरिजिनल डायरेक्टर भी प्रेजेंट हो, तो इसको ये भी लिखना था। ये बहुत गड़बड़ कर दी, इसमें छोटा करने के चक्कर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये नहीं लिखी इन्होंने। अल्टरनेट डायरेक्टर को कब इंक्लूड नहीं करेंगे? जब ओरिजिनल डायरेक्टर भी प्रेजेंट हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्टरनेट डायरेक्टर को क्यों इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज अल्टरनेट डायरेक्टर को भी लेंगे। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में हम ये मान के चलो कि सबको लेंगे, इंडिपेंडेंट, नॉमिनी, स्पेशल एक्ट वालों को नहीं लेंगे। बस स्मॉल शेयर होल्डर होगा तो उसको भी लेंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया सबको लेंगे। रही बात कि जो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है, तो एडिशनल, अल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल ये तो आते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को भी हम मान लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो भी एजीएम में अपॉइंट नहीं होते, तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को भी ले लेते हैं। पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो कायदे से नहीं आना चाहिए, पता नहीं क्यों इधर लिखा हुआ है, पर वो गलत है। फिर बात आती है नोटिस ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। सी रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का नोटिस, देखो मैं आपको बोल दूँ पहले, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में हम सबका सब लेंगे, स्मॉल शेयर होल्डर भी लेंगे, इंडिपेंडेंट, नॉमिनी, स्पेशल एक्ट वाले नहीं लेंगे, और इनफैक्ट अल्टरनेट नहीं लेंगे अगर ओरिजिनल प्रेजेंट है तो। बस रही बात रोटेशनल डायरेक्टर की, तो 161 वाले एडिशनल, अल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल इनको तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है, रोटेशनल में नहीं लेंगे। साथ ही साथ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो हमने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में लिया ना, इनको इधर नहीं लेंगे, ये नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होंगे, रोटेशनल में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि रोटेशनल डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो अपॉइंट होते हैं जनरल मीटिंग में। अब आती है बात रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की। नोटिस फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, जब डायरेक्टर को रिमूव करना है तो एटलीस्ट 14 डेज़ का नोटिस विच शैल नॉट एक्सटेंड मोर देन 3 मंथ, एटलीस्ट 14 डेज विच शैल नॉट बी एक्सटेंड मोर देन 3 मंथ। अभी जो एलिजिबल मेंबर है, इधर समझो, 1% ऑफ वोटिंग पावर और पेड अप कैपिटल 5 लाख, मेंबर होल्डिंग 1%, 1% लोगों ने भी रिमूवल के लिए बोल दिया ना, तो ठीक है, 1% वोटिंग पावर और पेड अप कैपिटल 5 लाख, तो दोनों में से कोई सा भी क्राइटेरिया। 1% लोगों ने बोल दिया ये मेंबर होल्डिंग पेड अप कैपिटल अप टू 5 लाख, ये स्पेशल नोटिस देंगे। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, रिजोल्यूशन कांट पास बाय सर्कुलेशन से पास नहीं होगा। अगर 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ने डिमांड करा सर्कुलेशन, और सी आरबीसी में भी डिसीजन होता ना, तो डिसीजन के पहले अगर डिमांड कर दिया है सर्कुलेशन से होना, डिसीजन के बाद क्या है डिमांड तो नहीं होगा, तो सर्कुलेशन दिया, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेट करा नोटिस, और 1/3 एटलीस्ट 1/3 ने बोला कि सर्कुलेशन से नहीं होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर डिमांड सर्कुलेशन टू बी डिसाइडेड एट मीटिंग। सी तो इधर 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि मीटिंग से होना चाहिए, तो मीटिंग से होगा। अब विजिल कंपनी में तो विजिल मैकेनिज्म तो लिस्टेड कंपनी में तो लगेगा ही लगेगा। अनलिस्टेड में ऐसा है कि अगर आपने ₹1 का भी पब्लिक डिपॉजिट लिया, पब्लिक डिपॉजिट लिया पब्लिक से, देखो मैंने बोला था ना डिबेंचर डिपॉजिट लोन, क्या डिबेंचर डिपॉजिट लोन,
अभी अपन हर जगह डिवेंचर डिपॉजिट लोन देख रहे थे, पर इधर देखो डिवेंचर डिपॉजिट लोन, तो डिवेंचर तो है ही नहीं, डिपॉजिट पब्लिक डिपॉजिट अगर आपने लिया हो 1 रुपये का भी तो आ जाएगा विजन मैकेनिज्म में। एंड रही बात लोन की, तो लोन में है 50 करोड़। और लोन भी कहाँ से, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने लोन लिया है एक्सीडिंग 50 करोड़ तो फिर इधर आ जाता है। तो डिवेंचर डिपॉजिट लोन, और लोन भी बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी का तो है, अदर में जिसने एक्सेप्ट करा डिपॉजिट या जो बोरो कर रहा है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक्सीडिंग 50 करोड़, ये आ जाता है इधर। और अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर है, मतलब कि सिक्योरिटी होल्डर 1000 से ज़्यादा, तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बना लो। अब आती बात ऑडिट कमेटी की। इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी अंतर है, राइट। ऑडिट कमेटी में भी 10-50 है कायदे से देखा जाए, पर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हमने बात करी थी उधर भी 10-50 है। तो लिस्टेड कंपनियाँ 10-50, फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी में डेजावू आ जाएगा। डेजावू मतलब कि डॉर्मेंट, जैसे जॉइंट वेंचर हो डेजावू, होली ऑन सब्सिडियरी। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भाई अगर लिस्टेड है तो 1/3, अनलिस्टेड है तो मिनिमम 2। इधर ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर ऑडिट कमेटी के होने चाहिए। अब देखो अगर ये क्राइटेरिया पूरा हुआ है तो मतलब कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला भी क्राइटेरिया पूरा हो गया। 3 ऑडिट कमेटी के मिनिमम 3 डायरेक्टर मस्ट बी देयर इन ऑडिट कमेटी, तो 3 डायरेक्टर ऑडिट कमेटी में होना चाहिए। उसमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट, और मेजॉरिटी शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट है, सेक्शन 8 कंपनी पे तो नहीं लगता। एंड मेजॉरिटी शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो 177 में भी है और यही LODR में भी, पर LODR में मेजॉरिटी की जगह 2/3 है। इधर NRC दे दिया, ओके। जैसे उधर बोल रहे 3 डायरेक्टर मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट, NRC में तो ये बोल दिया कि 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब कि डायरेक्टर में भी उन्होंने बोल दिया नॉन एग्जीक्यूटिव, और स्पेसिफिक कट टू कट ये बात चली इनकी। और मेजॉरिटी छोड़ो, हाफ इंडिपेंडेंट, मतलब कि NRC और स्ट्रिक्ट है और इंडिपेंडेंट है। और फिर चेयरपर्सन ऑफ कंपनी का चेयरपर्सन NRC का चेयरपर्सन नहीं हो सकता। कंपनी का चेयरपर्सन कमेटी का चेयरपर्सन मत बना लेना। और NRC की भी लिमिट यही है, और डेजावू इधर भी एप्लीकेबल होता है। तब मैंने अभी 177 देखा, कायदे से LODR भी साथ में देख सकते हैं। तो ये जो लोन टू डायरेक्टर ये सब आगे आ रहा है, तो इसकी जगह हम जो है अभी LODR पे चलते हैं। जागे LODR की बात। ऑडिट कमेटी पहले नंबर ऑफ, ओके, ये समरी ऑफ ऑल कमेटी, शायद ये सेक्शन 177 की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2/3, ये LODR की बात कर रहे हैं, मतलब LODR नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2/3। चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखो ये पर्टिकुलर नोट से भी हम सिंक कर सकते हैं। पहले तो ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर, पहले हम ऐसे चलेंगे फिर हम ऐसे चलेंगे। मिनिमम 3 डायरेक्टर, मेजॉरिटी नहीं है 2/3 है इंडिपेंडेंट। चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जहाँ पे उधर बोलते हैं मेजॉरिटी टू हैविंग एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इधर बोला है कि सबको फाइनेंशियल लिटरेट होना है। ये सब बात इधर नहीं करके रखी है। अब आती बात मीटिंग की, इन्होंने मीटिंग को भी इधर कंसीडर कर लिया। तो इधर हम जो है मीटिंग को भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। पर ठीक है, हमने जो एक मेजर चीज़ थी हमने वो पढ़ा, मीटिंग। ये बोल रहे हैं एटलीस्ट 4 मीटिंग, मतलब एटलीस्ट 4, बाकी तो 1 से नहीं है। इधर एटलीस्ट 4 और गैप जो है 120 डेज़ का होना चाहिए। कोरम 1/3 और 2 विच एवर इज़ हायर, और एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इधर भी 1/3 और 2 है, पर इधर 1 है। तो ये हो गया अपना NRC। तो NRC काफ़ी हद तक सेम है, 1/3 और 2, 1/3 और 2 विच एवर इज़ हायर, और एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर वो फाइनेंशियल लिटरेट कि सारे फाइनेंशियल लिटरेट होंगे और एक को एक्सपर्टीज़ होना पड़ेगा। उधर चेयरपर्सन ऑफ कंपनी, ये एडिशनल पॉइंट है कि चेयरपर्सन ऑफ कंपनी, चेयरपर्सन ऑफ NRC नहीं बन पाएंगे। इंपॉर्टेंट है मीटिंग का, जो हमने इधर इनकॉर्पोरेट नहीं करा, हम उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। देखो हमने अलग से इसको लिखा हुआ है, बट ठीक है हम इसको इनकॉर्पोरेट साथ में कर लेंगे। कोरम 1/3 और 2 विच एवर इज़ हायर, वो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 1/3 और 2 विच एवर इज़ हायर, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये है 1/3 और 2, 1/3 और 3, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोरम है। 1/3 और 3 विच एवर इज़ हायर, और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो पहले 2 थे फिर 1 हो गए। अब 1/3 और 2, ठीक है, 1/3 और 2, और एक बार 1/3 और 3 कर दिया। तो यहाँ देखें, तो यहाँ का 2 3 हो गया, और यहाँ का 2 1 हो गया। तो 1/3 और 2 विच एवर इज़ हायर, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर 1/3 और 2 विच एवर इज़ हायर, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इधर फिर 1/3 और 3 विच एवर इज़ हायर,
एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसलिए तो गोला मार्क कर दो और इसका अपन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको इस पर्टिकुलर नोट्स में अटैच कर लेते हैं। ओके, तो इसको हमने हमारे नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट ये रेलेवेंट था। तो ठीक है, हमने इसको इधर भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। कायदे से देखा जाए तो उसमें सब कुछ कवर था, सिर्फ मीटिंग ही कवर नहीं था, बट ठीक है, एक बार हम वापस पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। ये सारे पॉइंट्स तो हो गए थे, बाकी तो LODR के है। ओके, एक आखिरी इधर भी देख के रखा है ऑडिट कमेटी के रिस्पेक्ट में, वो भी हम देख लेते हैं। LODR है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे लिस्टेड एंटिटी पे लग रहा है। और अपन ने क्या पढ़ा था कि 3 डायरेक्टर और 2/3 इंडिपेंडेंट, राइट। 177 में लिस्टेड और अनलिस्टेड वो दोनों क्राइटेरिया देखे जाते हैं, 10, 50, 100, वो तो आपको पता ही है। मिनिमम दोनों में 3 है, इंडिपेंडेंट है 2/3 इज द मेजोरिटी, ठीक है। और बाकी वो फिनेंशियल लिटरेसी, सबको फिनेंशियल लिटरेसी। और वो इसमें क्या बोलते हैं कि मेजोरिटी शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड, इधर फिनेंशियल लिटरेसी नहीं बोला, मेजोरिटी शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। फिर LODR में चलो ठीक है, और भी ज़्यादा देखे रखा है कि सेक्रेटरी के प्रोविजंस को, सेक्रेटरी का देखे रखा है, CS होगा, मीटिंग 4 बार करना, साल में 4 बार करना, और मैक्सिमम गैप 120 डेज है, ये मैक्सिमम गैप है। कोरम 1/3 और 2 विच इज हायर, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। NRC में 1 हो जाता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। CR सर्दी हो रही तो थोड़ा सा कॉपरेट करना, थोड़ा सा फीवर आ रहा है और कफ एंड कोल्ड है, तो ये तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ खास नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि कोरोना वोरोना है, तो ऐसे ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा है कि थोड़ा सा टोन मॉड्यूलेशन इनमें चेंज हो सकता है। फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट और अपन ने पढ़ा है कि कमेटी इनवाइट कर सकती है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स को मीटिंग में बुला सकती है, इसी तो कुछ इसमें बात नहीं करके रखी है। टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ये हमने पढ़ा, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और प्रेजेंट होना चाहिए। चेयरपर्सन का सिर्फ इधर यही है कि चेयरपर्सन शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेजॉरिटी इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। ये तो सब चलो ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया, 2/3 मेजॉरिटी, ये सब भी देख लिया। एडिशनल रिक्वायरमेंट को इसको थोड़ा सा कम बता के रखा है, इसमें बोल के रखा है हेड ऑफ इनवाइट फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स। हाँ, इनवाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो और भी चीज़ें इसमें, जैसे कि समझो, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, प्रेजेंट होना AGM में। ऑडिट कंपनी में इनवाइट, देखो अब क्या, अब में इनवाइट इधर भी लिख के रखा है। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की जगह ये 4 लोग हैं, फिनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस से एक और चीज़, हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन, फिर हेड से पकड़ लो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर, देन ऑडिटर से एक और कनेक्ट करो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। फिनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस से हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन, हेड से आ जाए हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर, फिर ऑडिटर से आ जाए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये कर सकते हो। CS सेक्रेटरी रहेगा आपका, CS आपका सेक्रेटरी रहेगा। तो इस तरीके से हमने एडिशनल पॉइंट भी देखे। और एक ये भी है कि जो मीटिंग 4 बार होनी चाहिए 1 साल में, और मैक्सिमम 120 डेज़ का गैप है। तो ये सब हमने लिखा है एडिशनल पॉइंट, ये सब हमने एडिशनल पॉइंट लिखे जो इसमें लिखे हुए हैं, डिफरेंस के फॉर्म में इन्होंने प्रॉपर लिख के रखा है। तो हम इसको स्क्रीनशॉट इनका भी ले लेते हैं, जो इसको ऊपर वाली जो स्पेस देके रखी है उधर हम प्लेस कर देंगे। ओके, तो हमने हमारे नोट्स में भी इसको इनकॉर्पोरेट करा, तो जब हम फुल फ्लेज रिवीजन करेंगे तब हम इसको भी देख लेंगे। ये सब चीज़ें देखते हुए हमने, चलो ठीक है, हमारा ये कंप्लायंस वाला पोर्शन बचा हुआ है, एंड चलो स्टार्ट करते वापस से, इधर हम आ जाते हैं। अब देखा जाए तो वैसे 185 में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको ऐसे चार्ट में लाना भी इनजस्टिस ही है सेक्शन 185 के साथ, बट ठीक है, जितना देख रखा हम उतना देख लेते हैं। कि लोन टू डायरेक्टर, अब ये लोन टू डायरेक्टर है ना, तो मैं आपको और थोड़ा सा और बता देता हूँ कि लोन दे रहा हूँ मैं, एडवांस नहीं है। चलो ओके, लोन दे रहा हूँ मतलब एडवांस दे रहा हूँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं दे रहा हूँ मैं। ये जो लोन दे रहा हूँ ना मैं, ये अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, मेरा कोई धंधा नहीं लोन देना। और ठीक है, ये सब था। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों कवर है। डायरेक्टली मतलब कि डायरेक्टली लोन, और इनडायरेक्टली मतलब एजेंट के थ्रू। पर अगर आपने लोन दिया है पैसों में, वही किधर कवर होगा? अगर लोन आपने नॉन मतलब कि कैश फॉर्म की जगह आपने किसी काइंड फॉर्म में दिया। अभी काइंड फॉर्म में दिया तो आप ये मत बोल देना कि इनडायरेक्टली लोन है। इनडायरेक्टली लोन वो होता है जो हमने एजेंट के थ्रू दिया है। इनडायरेक्टली लोन का मतलब ये नहीं है कि जो काइंड में, ठीक है, तो काइंड वाला लोन इधर कवर होता भी नहीं है। ये सब मुझे बोलना था, चलो ये तो है। फिर ऑल कंपनीज एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी नहीं आता, तो सारी कंपनी प्राइवेट कंपनी को छोड़ के, मतलब ये पब्लिक कंपनी की बात करें,
इन हुज शेयर कैपिटल, जिनकी शेयर कैपिटल में नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ इन्वेस्टेड मनी, बोरिंग ऑफ सच ए कंपनी, बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और एनी बॉडी कॉर्पोरेट पेड अप कैपिटल का ट्वाइस एट, ठीक है, लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, एंड सच अ कंपनी इज नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग सबसिस्टिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ट्रांजेक्शन। देखो, जब आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो इस सेक्शन के, तो एट द टाइम आपने कुछ ऐसा रीपेमेंट में दिक्कत नहीं करी है और आपकी बोरोइंग भी लिमिट में है, आप बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करते हो जैसा विजिट मैकेनिज्म में है, पेड अप कैपिटल का ट्वाइस से कम और 50 करोड़ विच एवर इज़ लोअर, मतलब 50 करोड़ है और पेड अप कैपिटल का ट्वाइस है आपका 60, तो आपने 59 करोड़ अगर बोरो करा है तो भी गलत है, क्योंकि पेड अप कैपिटल का ट्वाइस और 50 करोड़ विच एवर इज़ लोअर। तो ऑल कंपनीज एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी, और ये सारी कंडीशन है, मतलब कि प्राइवेट कंपनी को हटा के अदर कंपनीज में ये कंडीशन है। ओके, ये एक तरीके से क्या है कि एक एग्जाम्पशन की लिमिट जो देके रखी 185 में बहुत कुछ है याद करने का, पर एक एग्जाम्पशन की लिमिट जो यूजुअली हम भूल जाते हैं उसको इधर इन्होंने इनकॉर्पोरेट करा है। तो देखो क्या है, आप बोरिंग कहाँ से कर रहे हो, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट से बोरिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल से कम और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, और नो डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट, उसके रीपेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं एट द टाइम ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन, तो फिर आप एग्जाम्प्ट हो। तो इधर इनको लिखना था, इधर लिखना था कि ये सब चीज़ें हैं, और राइट इधर समझो ऑल कंपनी एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी, और ये प्राइवेट कंपनी की कंडीशंस है, किसी भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा नहीं लगाया हो। ओके, तो इधर हमको क्या ध्यान देना है कि प्राइवेट कंपनी पे लिमिट है, तो इसमें इनको थोड़ा सा इसको ठीक करना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी कौन, जिसकी शेयर कैपिटल में किसी भी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं करा, जिसके शेयर कैपिटल में 1 सेकेंड, प्राइवेट कंपनी वो जिसके शेयर कैपिटल में किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं करा, किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं करा, पर हाँ ये खुद बोरो कर रही है पैसा बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज़ लोअर, और इस बोरोइंग को रीपेमेंट करने में इन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ट्रांजेक्शन अंडर दिस सेक्शन, तो फिर इन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। अगर इन हुज, वन सेकेंड, इन हुज मतलब कि अब इसको ऐसा सोचो कि प्राइवेट कंपनी इन हुज शेयर कैपिटल नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट, नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट की दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा इन्वेस्ट नहीं करा, बोरोइंग जो है वही लोअर, ठीक है, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं रीपेमेंट में, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इन पर 185 एप्लीकेबल नहीं होता। और इसमें ये भी लिखना है कि ही हैज़ नॉट, प्राइवेट कंपनी इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कंपनी हैज़ नॉट कमिटेड एनी डिफ़ॉल्ट अंडर सेक्शन 137 और 92, इन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया। मतलब इधर भी ये गलत देख रखा है, प्राइवेट कंपनी जिसमें कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा नहीं लगाया है, बोरिंग्स जो ले रहे हैं वो बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं और अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो भी है, ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, एंड नॉट डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ डूइंग द ट्रांजेक्शन, इन पे एप्लीकेबल नहीं होता। और गवर्नमेंट कंपनी पे भी 185 एप्लीकेबल नहीं होता, प्रायर अप्रूवल अगर ले लेते हैं मिनिस्ट्री से तो। फिर आता है मैंडेटरी अपॉइंटमेंट, मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, केएमपी का अपॉइंटमेंट तो होगा ही होगा, मैंडेटरी है। फिर मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, केएमपी का मैंडेटरी अपॉइंटमेंट, तो क्या लिखा हुआ है, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, मतलब अनलिस्टेड कंपनी जिसका अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, इनको केएमपी अपॉइंट करना है। फिर आता है होल टाइम सीएस, अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। अब ऐसा है कि होल टाइम सीएस वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा और 10 करोड़ के नीचे है, और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इधर से प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है, पर कायदे से इनको पब्लिक कंपनी भी लिखना था। फिर चेयरमैन मे बी अपॉइंटेड एज एमडी और सीईओ, चेयरपर्सन हाँ एज वेल एज एमडी सीईओ, राइट। इधर भी एक छोटी सी लिमिट है कि चेयरपर्सन एज वेल एज एमडी और सीईओ आप उसी कंपनी में बन सकते हो, पर इससे बहुत सारी चीज़ें याद रखने की, राइट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल, पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा एंड टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा,
तो देखो बहुत सारी चीज़ें क्या है। सबसे पहले चेयरपर्सन एज वेल एज MD CEO आप बन सकते हो अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस कर रही है। ठीक है, कंपनी मल्टीपल बिजनेस कर रही है और हर एक बिजनेस का CEO है। और ठीक है, मल्टीपल बिजनेस, हर एक बिजनेस का CEO और कंपनी भी बड़ी है, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, चेयरपर्सन एज वेल एज MD CEO बन जाओगे। उसी कंपनी में चेयरपर्सन भी बन जाओ, उसी कंपनी में MD CEO भी बन जाओ। देखो सिंगल बिजनेस कर रही है तब तो छोटा है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आर्टिकल ने बोला है कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल बिजनेस कर रही है कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मल्टीपल बिजनेस कर रही है तो CEO होना चाहिए हर एक बिजनेस में। एंड देन फिर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1000 करोड़ 100 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा, तो फिर आप चेयरपर्सन एज वेल एज MD CEO इधर बात आती। फिर सेक्रेटरियल ऑडिट, अब इधर तो लिमिट ही अच्छी है 50 और 250, तो लिमिट ही जो है लिस्टेड पे तो ठीक है, अनलिस्टेड में पेड अप कैपिटल और टर्नओवर, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर PBT का है, जैसे मैं बोलूँ PBT, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा। बोरोइंग, अब बोरोइंग भी इधर बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बोरोइंग भी इधर बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आपको याद हो तो 185 में जो है बोरोइंग बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ बॉडी कॉर्पोरेट भी है। इसमें ये नया है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट, राइट। देखो मैंने इधर नोट्स में चेंज नहीं किया क्योंकि मैं दूसरी जगह से चीज़ों को देख रहा हूँ। यही पर्टिकुलर नोट्स मैंने लैपटॉप में भी है, मैं लैपटॉप से देख रहा हूँ, तो ठीक है, ये मैं मेरे कंसर्न से कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया कि आपको आपके नोट्स देखने के। सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करें तो 50 और 250, तो PBT लिस्टेड कंपनी, फिर PBT 50 करोड़ से ज़्यादा, बोरिंग 100 करोड़ से ज़्यादा, 10-50-100 नहीं है, 50-100-250, 10-50-100 की जगह 50-100-250। बोरिंग किससे ले रहे हो, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, 50-100-250, तो 100 करोड़ से ज़्यादा, वो भी एक्सीडिंग 100 नहीं, 100 करोड़ से ज़्यादा और 250 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर। पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा, बोरिंग बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा। ये है मैंडेटरी सेक्रेटरियल ऑडिट। अगर आप इधर लोन में देखो तो बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही आया है, इधर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा, बोरिंग PBT ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT वैसे याद हो जाता है, 100 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा। 100 और 1000 आपको पता होगा। अभी अपन ने चेयरमैन एज वेल एज MD CEO में देखा कि मल्टीपल बिजनेस है, हर एक का CEO है और पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल और टर्नओवर की ऐसी लिमिट दे के रखी थी। ओके, तो हमने ये डायरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में सारी बातें कर ली। अब जो है चैप्टर 4 आता है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज़, अरेंजमेंट, इन सब के हम बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 213। सेक्शन 213 में क्या है, सी अब समझो। सेक्शन 213 में अगर आपको बताओ तो ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है, तो मेंबर की कंप्लेंट पे भी या अदर पर्सन की कंप्लेंट पे भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है। मेंबर में एलिजिबल मेंबर देखे जाते हैं। अब एलिजिबल मेंबर, उसमें कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो एटलीस्ट 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर डूइंग कंप्लेंट, और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इसमें इंपॉर्टेंट है 100 मेंबर और 1/5 मेंबर 100 मेंबर और 1/10 मेंबर होल्डिंग 10% ऑफ वोटिंग पावर। तो 100 मेंबर और मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ वोटिंग पावर, दे कैन अप्लाई एलिजिबल मेंबर्स का क्राइटेरिया में 100 मेंबर और मेंबर होल्डिंग 10% ऑफ वोटिंग पावर। यही आपको ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में दूसरा रहेगा, उसमें याद रखना। चलो कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट की बात करें तो अगर आपको चलो ये तो हमने पढ़ लिया, शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर और 10% ऑफ वोटिंग पावर, शेयर कैपिटल नहीं है 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, या एलिजिबल मेंबर है। इसी को ही अपन लिंक करेंगे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से। अभी बीच में कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है तो हम वो देख रहे हैं। अगर ऑब्जेक्शन करना है तो ऑब्जेक्शन कौन कर सकता है कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट से, क्रेडिटर या मेंबर। तो मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ शेयर होल्डिंग और आउटस्टैंडिंग डेट टोटल 5% और मोर। 1 सेकेंड, सी 100 मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर नहीं, 1/10 ऑफ मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ 10% ऑफ वोटिंग पावर, ऐसा मेंबर होल्डिंग 10% ऑफ वोटिंग पावर। ओके, तो कितने लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ वोटिंग पावर या मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ शेयर होल्डिंग, ऐसा बोल देते हैं। मेंबर हैविंग एटलीस्ट 10% ऑफ शेयर होल्डिंग, पर डिवेंचर के केस में हैविंग आउटस्टैंडिंग डेट तो 5% और मोर आउटस्टैंडिंग डेट। या तो हम ऐसा बोलते हैं कि पर्सन हैविंग 10% और मोर शेयर होल्डिंग और हैविंग 5% और मोर आउटस्टैंडिंग डेट। अगर इतने लोगों ने भी ऑब्जेक्शन करा हो
तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट नहीं होता। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी बोलनी थी, अब इसमें उन्होंने और पॉइंट तो लिए नहीं, जैसे कि जब लेना ही था तो ये भी लिख दो कि अगर 90% ऑफ क्रेडिटर कंफर्म करते हैं तो द C&A स्कीम, तो मीटिंग नहीं होगी। कि 90% ऑफ क्रेडिटर, ये मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मेंबर नहीं बोल रहा हूँ, 90% ऑफ क्रेडिटर अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं C&A स्कीम, देन मीटिंग नहीं होगी। और C&A ऑर्डर पास होता है, कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट का ऑर्डर, तो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू, तो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू मस्ट पास एन ऑर्डर, मस्ट अप्रूव द C&A स्कीम। मेजॉरिटी, एक तो नंबर्स में मेजॉरिटी, रिप्रेजेंटिंग, वो मेजॉरिटी भी रिप्रेजेंट करे 3/4 इन वैल्यू, ये हो गया। फिर 90% ऑफ मेंबर, इसमें 90% ऑफ क्रेडिटर, इसमें मेंबर नहीं आते हैं। फिर मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ शेयर होल्डिंग और होल्डिंग एटलीस्ट 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेप्ट, दे इफ ऑब्जेक्ट C&A देन C&A वोंट बी देयर। नया स्कीम बनाना पड़ेगा, ये स्कीम वर्क नहीं करेगी। अब जैसे कि ऑपरेशन के लिए लोग एप्लीकेशन करते हैं, तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मतलब 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल मतलब 100 मेंबर होल्डिंग 10% ऑफ वोटिंग पावर। अब ये नहीं है, वोटिंग पावर नहीं है, इधर आएगा 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, राइट। मेंबर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर एंड 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल। वोटिंग पावर नहीं देखते हुए 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल देखा जाता है। इशूड, पेड अप भी नहीं, इशूड, ठीक है। 100 मेंबर, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर होल्डिंग 10% ऑफ वोटिंग पावर, इधर नहीं आता। और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर और होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है, ये हमने बात करी। अब आता है क्लास सेक्शन का। क्लास सेक्शन में कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग में तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ये तो हमने हर जगह देख लिया, राइट। 1/10 ऑफ टोटल नंबर, 1/5 ऑफ, ओके, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ये हमने हर जगह देखा। ये अपन ने सेक्शन 213 में भी देखा और देन जो है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाले सेक्शन में भी देखा एंड देन क्लास सेक्शन में भी देखा। पर इधर मेंबर और डिपॉजिट होल्डर के रिस्पेक्ट में अदर क्राइटेरिया से, वेदर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, और इन्वेस्टिगेशन अगर कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे कर रहे हैं 213 में, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, वहाँ पे मेंबर्स बोले जाते हैं। इधर मेंबर्स के साथ डिपॉजिट होल्डर भी है। अब 100 मेंबर, अब 1/10 की जगह 120 है। 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में था, वो टोटल में 120 है। फिर इशूड शेयर कैपिटल का 1/10 था, तो इधर 120 है। तो 100, 110, 110 हम जो कर रहे हैं, इधर 100, 120, 120 है, 1/20, 1/20 है। और एक ऐसा है कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो 2% है। तो लिस्टेड कंपनी है तो मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। तो अगर इतने लोग होल्ड कर रहे हैं तो क्लास एक्शन सूट हो जाएगा। यही डिपॉजिट होल्डर में 100, 120, 1/20, 1/20, 1/20 टोटल डिपॉजिटर का और टोटल डिपॉजिट्स का भी 1/20। पर इसमें लिस्टेड कंपनी में एक चीज़ ये है कि 2% पर्सनल होल्डिंग 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। उधर भी इशूड शेयर कैपिटल था, इधर भी इशूड शेयर कैपिटल है। तो 213 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। पर हाँ, एक बात याद रखना कि उधर वोटिंग पावर है और इधर वोटिंग पावर नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर का 10% है और इशूड शेयर कैपिटल का 10% है। इधर 10% की जगह इधर तो और 5% है, उसी 5% से कनेक्ट होते हुए लिस्टेड में 2% है। वाइंडिंग अप करने का मतलब नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूटरी पर चलो ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अगर उसने कोई सी भी कंडीशन पूरी करी है। ही वी फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशन हेल्ड फॉर 6 मंथ और ओरिजिनली अलोकेटेड टू हिम और इनहेरिटेड द शेयर। छोड़ो, मानने दो। NCLAT में अपील करना है तो 45 दिन में विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 45 डेज। पर इन्होंने इधर एक्सेप्शन लेकर आया 218 में, और 218 में मतलब कि सेविंग टू एम्प्लॉयज़, उसमें ऐसा बोल के रखा था कि अगर जो ऑर्डर से एग्रीव्ड है, अगर, और नहीं, इसमें ऐसा था कि अगर कंपनी को किसी पर्सन को शॉर्ट डिस्क करना है, मतलब कि सस्पेंड करना है, रिडक्शन ऑफ रैंक करना है, डिसमिस करना है, कंडीशन या टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी है, तो इसके लिए आपको ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना पड़ता है। और ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज ऑर्डर देती है। ऑर्डर दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं दिया तो मान लिया जाता है कि डीम्ड रिमूवल, मान लिया जाता है कि ट्रिब्यूनल ने रिमूवल का बोला। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया 1 सेकेंड। अब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, अगर आप एग्रीव्ड हो
तो 30 दिन में अपील कर सकते हो, 30 दिन में। देखो ट्रिब्यूनल खुद 30 दिन में ऑर्डर देगी, अगर 30 दिन में ऑर्डर नहीं दे पाई तो जैसे 30 दिन में ऑर्डर दिया और ऑर्डर से एग्रीड हो तो विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट, ये लिखा हो 30 डेज ऑफ रिसिप्ट, आप अप्लाई कर दो, आप अपील कर दो एपीलेट ट्रिब्यूनल में, राइट। तो इधर एक्सेप्शन है, इधर 45 डेज नहीं आएगा। फिर बात आती है कि मर्जर इन द नेचर ऑफ अमेलगमेशन, इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस के लिए आपको कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। जैसे क्या क्या कंडीशन है कि शेयर होल्डर एटलीस्ट 90% ऑफ द फेस वैल्यू, 90% ऑफ द फेस वैल्यू जो ट्रांसफरर कंपनी के हैं वो ट्रांसफरी कंपनी के भी रहेंगे, कि बाय वर्च्यू ऑफ अमेलगमेशन शेयर होल्डर्स जो है उसकी जो फेस वैल्यू 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स में भी क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, वो उसमें अदर देन और इक्विटी शेयर ऑलरेडी हेल्ड, मतलब कि कुछ शेयर होल्डर हो सकते हैं ना कि जिनका ट्रांसफरर में भी स्टेक है और ट्रांसफरी में भी स्टेक है। तो ये बोल रहे हैं कि 90 शेयर होल्डर जो होल्ड करें 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है, शेयर होल्डर जो होल्ड कर रहे हैं एटलीस्ट 90% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी जो बिफोर अमेलगमेशन है, ट्रांसफरर कंपनी जो बिफोर अमेलगमेशन है वो ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे, शैल बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ अमेलगमेशन। और ये सिर्फ शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ। फिर देखो फिर आईबीसी की इन्होंने लिमिट लेकर आ गए। अब जैसे कि फास्ट ट्रैक CIRP अगर हम बात करें, आप इन सब में अपने नोट्स ओपन करना है, उससे लिंक करना, अदरवाइज़ जो है कोई मतलब नहीं रहेगा इसे पढ़ने का। देखो अब समझो, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फास्ट ट्रैक वाला, तो फास्ट ट्रैक में ऐसा है कि जल्दी जल्दी अगर आपको करना है तो सबसे पहले स्मॉल कंपनी स्टार्टअप, स्मॉल कंपनी, उस स्मॉल कंपनी में तो लिमिट जो है पेड अप कैपिटल 50 लाख टू 10 करोड़ और टर्नओवर 2 करोड़ टू 100 करोड़, ऐसा हो गया लिमिट। अब तो स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप वाली प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप वाली फर्म भी नहीं, स्टार्टअप वाली प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी जिसका टोटल असेट लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है, इनका फास्ट ट्रैक CIRP होता है। स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप वाली प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल नहीं, टोटल एसेट्स, अनलिस्टेड कंपनी जिसका टोटल एसेट 1 करोड़ या उससे कम है, और ऑब्वियसली बात है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे तो फास्ट ट्रैक CIRP होता है। फिर कुछ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन सेक्शन 43 के रिस्पेक्ट में है। प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन में ऐसा है, या एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, 1 सेकेंड, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इधर ऐसा है कि लिक्विडेटर अप्लाई करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, लिक्विडेटर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, लिक्विडेटर अप्लाई कर रहे हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को टू अवॉइड एनी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन। तो लिक्विडेटर, देखो ये लिक्विडेशन के बाद के ही पॉइंट्स सारे, लिक्विडेशन के बाद के ही सेक्शन से, तो लिक्विडेटर अप्लाई करता है, लिक्विडेटर खुद अप्लाई करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को और बोलता है कि यार ये प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, जिस ट्रांजेक्शन में प्रेफरेंस दे के रखी है वो हटाओ, अवॉइड करो, जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ है तो ये प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन है, ये आर्म लेंथ प्राइस वाला ट्रांजेक्शन नहीं है, प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन है। आईबीसी के 2 साल पहले तक, और अगर चलो अनरिलेटेड पार्टी है तो आईबीसी के इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट के, मतलब इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट जब होता है उस कमेंसमेंट के 2 साल पहले तक के सारे प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन को अवॉइड करो, और अनरिलेटेड पार्टी के साथ अगर ट्रांजेक्शन हो रहे तो सारे अनरिलेटेड पार्टी के साथ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन जो 1 साल पहले तक के और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के दौरान वो सारे के सारे अवॉइड करो। और कब से देखा जाता है ये, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ये याद रखना, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। फिर कुछ पॉइंट्स थे कि बोर्ड मीटिंग अलॉन्ग विद जनरल मीटिंग कैन बी होल्ड ऑन लास्ट डेट। ओके, बोर्ड मीटिंग अलॉन्ग विद जनरल मीटिंग हो सकती है सितंबर 30 पे फॉर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के अप्रूवल के लिए बोर्ड मीटिंग अलॉन्ग विद जनरल मीटिंग हो सकती है लास्ट डे, मतलब दोनों साथ में हो सकते हैं। बोर्ड मीटिंग अलॉन्ग विद जनरल मीटिंग कैन बी होल्ड ऑन लास्ट डे, वो भी फॉर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। फिर आती बात एप्लीकेशन फॉर चेंज इन फाइनेंशियल ईयर कैन बी मेड बाय, ठीक है, ओके, एप्लीकेशन फॉर चेंज इन फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है, ये लोग कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर एसोसिएट में आता है, जहाँ नहीं आते वहाँ पे बता देंगे, ये पॉइंट से याद रखना। इफेक्टिव कैपिटल में रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता, इफेक्टिव कैपिटल नॉट इंक्लूड रिवैल्यूएशन रिजर्व, ऑब्वियस सी बात है। एंड शेयर एप्लीकेशन मनी, अब शेयर एप्लीकेशन मनी भी नहीं आता,
और लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है। उसमें रिवैल्यूएशन, सर्विस रिजर्व और शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं आता। हाँ तो सही है कि शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं आता इफेक्टिव कैपिटल में, कि आपने शेयर इशू करे और शेयर एप्लीकेशन के पैसे अभी अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है तो वो थोड़ी ना कैपिटल में लेंगे, और साथ ही साथ रिवैल्यूएशन रिजर्व भी नहीं लेंगे। लास्ट जो प्रीवियस ईयर का देखेंगे हम। हाँ, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर अपॉइंटमेंट को अभी जस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है और लास्ट ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उधर हम उसी दिन का लेंगे। प्राइवेट का वो कुछ चीज़ें हैं कि प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड कर सकती है फर्दर डिस्क्वालिफिकेशन। इंटरेस्टेड डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में तो वोट कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी के केस में पब्लिक कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट नहीं करते। वाइंडिंग अप का पिटीशन की वाइंडिंग अप करो, सबमिट विद रजिस्ट्रार एंड ट्रिब्यूनल। रजिस्ट्रार सबमिट हिज व्यू टू ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज। रजिस्ट्रार को सबमिट किया, ट्रिब्यूनल को करा, तो रजिस्ट्रार सबमिट हिज व्यू टू ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज और ट्रिब्यूनल 90 डेज में डिसीजन देगा ऑफ एप्लीकेशन। तो पिटीशन मतलब एप्लीकेशन रजिस्ट्रार और ट्रिब्यूनल को दे रहे हो, रजिस्ट्रार को दिया, ट्रिब्यूनल को दिया, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन मिलने के 90 डेज़ के अंदर वो अपना डिसीजन दे देगा। रजिस्ट्रार को अगर अपना व्यू देना हो तो 60 दिन के अंदर अपना व्यू दे दे, पर हमने एप्लीकेशन तो दोनों को करके रखी। क्रेडिटर को जो क्लेम सबमिट किया उसको अल्ट्रेशन कराना हो तो 14 दिन में वो अल्टर करवा सकता है। और एमडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर सकता है, ये तो उसके पास पावर रहती है। स्टार्टअप ईसीबी के अंदर मिनिमम ओके स्टार्टअप ईसीबी ना, तो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, मतलब इतना मैच्योरिटी पीरियड तो होना चाहिए। तो अगर ऑटोमेटिक रूट में लिया तो कम से कम 3 साल का बोरोइंग आपका पीरियड होना चाहिए। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अगर कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात नहीं कर रहे, वो कम से कम 3 साल का बोरोइंग होना चाहिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 जो है वो गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता। अभी जो बोला क्लेम सबमिट कर रहे हैं बाय क्रेडिटर और अल्टर कर सकते हैं 14 डेज़ में, ये आईबीसी का पॉइंट है। अब कायदे से अगर ये भी बोल दिया तो ये भी देखो 16, 22 और 27, जैसे 16 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी की, 22 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी की जगह आरपी की, और फिर 27 बात करता है रिप्लेसमेंट। तो जब अपॉइंटमेंट करना रहता है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर, इन्होंने ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास तो चलो ऑप्शन है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर तो चलो अप्लाई करते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नाम सजेस्ट करते हैं, राइट। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम भी देते हैं ना ये। विद इन 14 डेज़ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तब अपॉइंट कर ले या तो 14 दिन के अंदर अपॉइंट कर ले उस इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को जिसमें कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है। ये 14 दिन का टाइम फ्रेम है। साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास ऑप्शन है कि वो करे कि नहीं करे। तो ऐसे केस में ऑपरेशनल क्रेडिटर ने अगर एप्लीकेशन में प्रोफेशनल इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम नहीं दिया, ठीक है, तो ऐसे केस में फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट तो करेगी नहीं। ऐसे केस में फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रेफर करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि आप वैसा नाम बता दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10 दिन के अंदर रिकमेंड करेंगे नेम जिसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है। तो नाम 10 दिन में सजेस्ट करेंगे जिसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती है वो उसके ऊपर है ही नहीं। ये ठीक है। अब आईआरपी की जगह आरपी, तो सीओसी 66% ऑफ मेजोरिटी से 7 दिन के अंदर। तो फर्स्ट मीटिंग में जो 7 दिन के अंदर फर्स्ट मीटिंग होगी, तो जैसे फर्स्ट मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग में या तो आईआरपी को आरपी अपॉइंट कर लो या तो रिप्लेस कर लो। आईआरपी को अपॉइंट कर रहे हैं आरपी, तो 66% की मेजोरिटी, मतलब वही 66% की मेजोरिटी से आईआरपी को आरपी अपॉइंट कर लो, सब्जेक्ट टू रिटर्न कंसेंट। और वो कम्युनिकेट करो जब आईआरपी को आरपी अपॉइंट किया है तो आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, जिसको अपॉइंट किया आईआरपी को, उसको, और कॉर्पोरेट डेटर, तीनों को करो। और अगर रिप्लेस करना है, अब रिप्लेस करना है तो ऐसे केस में आपके पास एक नाम रहेगा, तो एप्लीकेशन दो फॉर रिप्लेसमेंट विथ रिटर्न कंसेंट कि देखो मुझे रिप्लेस करना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये लो उसका नाम, एप्लीकेशन फॉर रिप्लेसमेंट, उसका रिटर्न कंसेंट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को भेजेगा। अब बोर्ड जो है 10 दिन के अंदर कंफर्म करे या नहीं करे। अगर नहीं करेगा तो आईआरपी ही कंटिन्यू एज आरपी रहेगा। जब तक कंफर्म नहीं करे आईआरपी ही कंटिन्यू एज आरपी। फिर 27 में होता है रिप्लेसमेंट। अगर रिप्लेसमेंट अभी इधर जो है आईआरपी को आरपी अपॉइंट नहीं कर रहे, इधर तो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। आरपी अपॉइंट हो गया, अब काम अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है जो भी है, सीओसी अगर की इच्छा है तो वो 66% ऑफ वोटिंग पावर से एप्लीकेशन देगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि हमको रिप्लेस करना है।
और एप्लीकेशन देगी विद कंसेंट, मतलब कि रिप्लेस करना है तो किसी कोई सा दूसरा नाम इनके पास होगा। अब इनके पास होगा तो उसका रिटर्न कंसेंट भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे देगी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को सबमिट करेगा, वो बोर्ड 10 डेज़ में कंफर्म कर देगा रिप्लेसमेंट या नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो आरपी ही कंटिन्यू रहेगा, एग्जिस्टिंग आरपी। मतलब अगर आपको नाम चाहिए तो भी आपको जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो भी जो है आपको जाना पड़ता है बोर्ड के पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड के पास रहेगा। और अगर चलो आपके पास नाम है तो भी आपको जाना पड़ेगा। नाम है तो नाम लेकर जाओ, नाम नहीं है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड के पास जाएगा ये बोलते हुए कि सर मेरे को नाम दे दो। और अगर नाम है, आईआरपी को आरपी अपॉइंट करना है या किसी दूसरे को आरपी अपॉइंट करना है, तो इस केस में नाम लेकर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाओ कि सर इसको अपॉइंट कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट में भी ऐसा है कि नाम लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाओ। देखो अब समझो कि स्टार्टिंग में तो क्या होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर जाता है ए के पास, फिर ए जाता है बोर्ड के पास। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर की जगह कमिटी ऑफ क्रेडिटर हो गया, ऑपरेशनल क्रेडिटर की जगह सीओसी हो गया। सीओसी जाएगा ए के पास रिजोल्यूशन लेके, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर तो ऐसे ही नंगे पैर चले जाता था, नंगे हाथ चले जाता था, कुछ भी लेकर नहीं जाता था, और ए को बोलता था कि आप ही किसी को अपॉइंट करो एज इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो जब सीओसी जाता है तो वो कुछ हाथ में लेकर जाता है, इन द सेंस कि वो आरपी का नाम लेकर, अगर आईआरपी को आरपी अपॉइंट करना है तो वो चीज़ लेकर जाएगा, एक रिजोल्यूशन लेके जाएगा अपने साथ, और अगर रिप्लेस करना हो तो रिप्लेसमेंट का भी लेकर जाएगा वो, और वो एक रिजोल्यूशन अपने साथ लेकर जाएगा कि हमको ये करना है। फिर ए बोर्ड से परमिशन लेके वो काम करेगा, पर ओसी तो नंगे हाथ जाता है। अब इसके बाद जो है एनुअल कंप्लायंसेस, प्रायर इंटीमेशन टू आरएसी एंड क्वार्टरली कंप्लायंसेस की बात करके रखिए। फिर बात करके रखिए फेमा से भी इन सब के अंदर अपील्स की टाइम लिमिट की। फिर इन्होंने पेनल्टीज़ की बात करके रखी है, और उसके बाद इन्होंने शेड्यूल 5 पार्ट 2 रेम्यूनरेशन की बात करी। अपील्स और पेनल्टीज़ को हम सेपरेटली कवर करेंगे। इधर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे देखे। अब रेम्यूनरेशन का जो है ईयरली रेम्यूनरेशन, ये हम क्यों सिलेक्ट करते हैं रेम्यूनरेशन, हम इतना रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं, वैसी बात है। और अगर आपको याद हो इफ़ेक्टिव कैपिटल में, आप इफ़ेक्टिव कैपिटल की बेसिस पे अगर रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है, दो ऑप्शन होते हैं ना, कि अगर शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन शेड्यूल 5 पार्ट 2, अभी हम शेड्यूल 5 पार्ट 2 पढ़ेंगे। सेक्शन 1 की बात करें तो अगर एडिक्वेट प्रॉफिट है 197 के हिसाब से कैलकुलेट करो। सेक्शन 2 में ऐसा है कि अगर इन एडिक्वेट प्रॉफिट है तो दो तरीके होते हैं, आइटम ए, आइटम बी। शेड्यूल पार्ट सेक्शन आइटम, शेड्यूल पार्ट सेक्शन आइटम। सेक्शन 2 में आइटम ए और बी होता है। आइटम ए में एग्जीक्यूटिव इफेक्टिव कैपिटल की बेसिस पे पेमेंट होता है। अब इफेक्टिव कैपिटल की बेसिस पे ऐसा है कि 60841200.01 ये फ़ोन नंबर है, 60841200.01। अब नेगेटिव से अप टू 5, मोर देन 5 से अप टू 100, मोर देन 100 से अप टू 250, मोर देन 250 से ओके नेगेटिव से लेस देन 5, अप टू 5 नहीं, लेस देन 5, अप टू 5 नहीं, लेस देन 5, तो नेगेटिव से लेस देन 5, 5 और मोर से लेस देन 100, 100 और मोर से लेस देन 250, 250 और मोर, ये 60841200। पर अगर अदर डायरेक्टर्स हैं, ये तो हम जो पे कर रहे हैं मैनेजरियल पर्सन को कर रहे हैं, मैनेजरियल पर्सन को मतलब कि एमडी, मैनेजर, सीईओ, इनको कर रहे हैं। एमडी, मैनेजर, सीईओ नहीं, एमडी, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर, एमडी, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर। तो ये हो गए डायरेक्टर्स, इनको हम पे कर रहे हैं एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर। अदर डायरेक्टर को क्या है, अदर डायरेक्टर को आप 5 से डिवाइड कर दो, 60 को 5 से डिवाइड करें 12, और 84 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 85, मतलब वही 84 हो गया। 120 को 5 से डिवाइड किया 24 हो गया, तो यही 12, 17, 24, ये अदर डायरेक्टर की लिमिट है, ये हमने देखा। और सेबी के कंप्लायंसेस की, एलओडीआर में कंप्लायंसेस की समरी मैं सेपरेटली बता दूंगा। तो इधर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, और ऑडिट कमेटी में अपन ने सारे कमिटीज़ के बीच में डिफरेंस हमने देखा। अब हमें एनुअल कंप्लायंसेस वाला पोर्शन करना है, एंड अपील एंड पेनल्टीज़ वाला पोर्शन सेपरेटली करना है। अपील्स को मैं सेपरेटली इशू करूँगा, एंड देन पेनल्टीज़ के लिए सेपरेटली हो गया, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम
एक तो कंप्लायंसेस का अलग से पढ़ेंगे, अपील्स और पेनल्टीज़ के अलग अलग वीडियोस रहेंगे। ओके, बाय।